गुड इवनिंग सोनी, क्या हाल है सोनी? ठीक है। गुड इवनिंग शिल्पी। गुड इवनिंग दिनेश। आ गए सब लोग? आज आपका यूनिट 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग का मॉक टेस्ट लाइव हो चुका है, तो आप लोग दे दिए क्या मॉक टेस्ट? 20 क्वेश्चन उसमें है, ठीक है। जो मैंने पढ़ाए हैं उसी यूनिट से क्वेश्चन है। तो आप लोग मॉक टेस्ट अपना लगा लिए, और वो सारे पीवाईक्यू हैं, पुराने ईयर के क्वेश्चन वो आए हुए हैं, ओके। तो कौन कौन लगा लिया अभी तक? मंडे को आपका रिजल्ट आएगा। आप लोग देखें कि नहीं? आप लोग में आ गया मॉक टेस्ट? ओके। रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन मंडे। देखें आप लोग, पता चला कि नहीं अभी आप लोग को? नोटिफिकेशन आया होगा आप लोग को। ओके सोनी, अगर नहीं लगाया है ना तो फिर लगा लीजिएगा, ठीक है। मतलब मंडे से पहले आप लोग कभी भी जब टाइम मिले आपको तो आप लगा लीजिए। ज़्यादा अच्छा आपके लिए क्या होगा कि आप एक बार थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। जो मैंने पढ़ाई हूँ यूनिट 5 यूनिट पढ़ाए थे उसका रिवीजन कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका जो नंबर है टेस्ट में वो अच्छा आएगा। हाँ, पेपर 1 का भी आया, पेपर 2 का भी आया है। ओके। जो लोग पेपर 1 का भी कोर्स लिए हैं उन लोग के लिए दोनों उपलब्ध है, ठीक है। पेपर 1 का भी हो गया है, पेपर 2 का भी हो गया है। पेपर 1 का पहले ही आ गया था, पेपर 2 का अभी आया है। आप लोग का वीकली जितना मैं पढ़ाई हूँ उसका टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होता रहेगा। मतलब रूल अभी तो मतलब जो हम चाह रहे हैं वो यही चाह रहे हैं कि कम से कम अभी जो है हफ्ता वाइज आपका टेस्ट होता रहे, ताकि पता चलता रहेगा आप लोग का प्रोग्रेस क्या है। फिर उसके बाद जब हम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रोजी पीवाईक्यू लगाना, पीवाईक्यू रिवीजन दो ही चीज बचेगा ही फिर, ठीक है। तो हम लोग डेली डेली वही प्रैक्टिस करेंगे। जब हम लोग का सिलेबस हो जाएगा तो 15 तारीख के बाद से मतलब ये है कि एक हम लोग की जैसे टेंटेटिव डेट है कि सारे पेपर 2 का सिलेबस 15 तक खत्म हो जाए। तो अगर जिसका इसका खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद से हम लोग यूट्यूब पे भी क्लासेस करेंगे, कुछ फ्री क्लासेस करेंगे, हफ्ते में 2 क्लास फ्री होगी, जिस पे हम लोग पीवाईक्यू वगैरह लगाएंगे, ठीक है। और वो क्लास आप लोग के लिए भी होगी तो फ्री बच्चों के लिए भी होगी। और जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं आप लोग की ऐप पे वो तो चलेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ओके।
चलिए फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि पार्ट डी हम लोग को पढ़ना, जिसको हम लोग डिस्कशन कर लिए थे कि किसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें रिलेशन पढ़ना है, पॉलिटिक्स और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, और पढ़ना है कि पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर पॉलिटिक्स का क्या पर्सपेक्टिव है, लिबरल, कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल। ठीक है, लिबरल का मतलब हो गया उदारवाद, और कंजर्वेटिव का मतलब हो गया रूढ़िवाद, क्रिटिकल का मतलब आलोचनात्मक तरीके से। अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स। ठीक है, तीन तरीके की इसमें थ्योरी दी गई है। क्या क्या अप्रोचेस में? बिहेवियरलिज्म। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था बिहेवियरिज्म। ठीक है, अब क्या पढ़ना है आपको? बिहेवियरलिज्म। ठीक है, और थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस, ये इतना पढ़ना है आपको। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट आपको पढ़ना है एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें बहुत बड़े नहीं है। बस आज की क्लास में हम लोग सब कवर कर लेंगे, कोशिश रहेगी कवर हो जाए। ठीक है, मैं बना के पीपीटी सब ले आई हूँ। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटिक्स रिफर टू द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट्स ऑफ ए कंट्री और एन एरिया। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि आप जहाँ रहते हैं, आप जिस स्टेट में रहते हैं, आप जिस क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। पॉलिटिक्स देखिए, पॉलिटिक्स बहुत चीज़ों में होती है। आप जहाँ रहते हैं, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ भी पॉलिटिक्स होती है। तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स होती है वो क्या होगा? प्रधान के अंदर में होती है। ठीक है, उससे ऊपर निकलेंगे तो आपके जिले में जो पॉलिटिक्स होती है वो हो गया। आपके स्टेट में जो पॉलिटिक्स हो रही है तो उसमें जो पॉलिटिशियन का, उसमें अलग अलग लोगों का योगदान होता है। और नेशनल लेवल पे भी पॉलिटिक्स होती है। तो आपके एरिया में या आपकी कंट्री में, देखिए आपकी कंट्री में या आपकी एरिया में जो गतिविधियां हो रही हैं वो हो जाएंगी पॉलिटिक्स। इट इन्वॉल्व्स the use of power and influence to make decisions that affect the lives of people living in a particular society or community। और जो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, जो राजनीति होती है उसका क्या होता है, उसके डिसीजंस का क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है जो लोग हमारी कम्युनिटी में रहते हैं और पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं। क्योंकि देखिए जो पॉलिटिक्स हो रही है, तो पॉलिटिक्स में क्या आती है, पॉलिटिक्स से हमको नीतियां अलग अलग तरीके की मिलती हैं, हमें अलग अलग तरीके का क्या मिलता है, स्कीम्स वगैरह पॉलिटिक्स के जरिए ही लागू होती हैं। तो उसका किस पे प्रभाव पड़ेगा, उस पे उस जगह के रह रहे लोगों के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ेगा। द वर्ड पॉलिटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस, मीन्स क्या होता है, द सिटी या स्टेट। ठीक है, द पॉलिटिक्स वाज ए सब्जेक्ट विच डील्स विथ ऑल द एक्टिविटी एंड अफेयर ऑफ द सिटी ऑफ स्टेट। इस प्रकार राजनीति एक ऐसा विषय था जो नगर राज्य की सभी गतिविधियों और मामले से संबंधित है। राजनीति क्या है? जो आपके नगर में, आपके राज्य में जो जो गतिविधियां हो रही हैं, जो जो मामले हो रहे हैं, वो उन्हीं को बोलेंगे पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक शब्द पॉलिस, जिसका अर्थ होता है शहर या राज्य, उसी से लिया गया है। पॉलिस से ही पॉलिटिक्स बना है, जिसका अर्थ हो गया शहर या राज्य। इसमें किसी विशेष समाज या समुदाय में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय के लिए शक्ति और प्रभाव का उपयोग शामिल है। मतलब कि जो हमारी पॉलिटिक्स होती है, जो हमारी राजनीति होती है, उससे उससे जो जो नीतियां निकलती हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर प्रभाव डालती है, वो रहने वाले समाज के लोगों के ऊपर वो प्रभाव डालते हैं, समुदाय या समाज के ऊपर प्रभाव डालती है। राजनीति किसी देश या क्षेत्र के शासन से जुड़ी गतिविधियों को संदर्भित करती है। राजनीति क्या है? किसी देश या क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र मतलब आप अपना जैसे छोटे लेवल का गांव, शहर, मोहल्ला, इसको ले लीजिए। ठीक है, और देश का मतलब तो आप समझ रहे देश। ठीक है, राजनीति किसी देश या क्षेत्र के शासन से जुड़ी गतिविधियां, मतलब कि उस देश में या उस क्षेत्र पे शासन करने के लिए उससे जुड़ी जो जो स्कीम आ रही, जो जो गतिविधियां हो रही है, वही हो जाएगा राजनीति। तो अभी राजनीति हम लोग समझ लिए। ठीक है, अभी क्या समझना है हम लोग को? जो आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। पॉलिटिक्स का एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम लोग इसको समझेंगे, जो आपका टॉपिक है। द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन इज ए क्लोज। दोनों का जो रिलेशन हो क्या है, बहुत गहरा है। जितनी अच्छी पॉलिटिक्स होगी उतना अच्छा हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हो पाएगा। मतलब कि जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो पूरे देश को, पूरे सिस्टम को गवर्न कर रही है, वही चला रही है।
तो वो जैसा मतलब जैसे नीति निकालेगी, जैसे जो कुछ भी जैसे फैसिलिटी अपने जनता को देगी, उसी हिसाब से उसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? एजुकेशन के ऊपर पड़ेगा। अगर अच्छी-अच्छी स्कीम आई, जैसे मिड डे मील हुआ है और क्या-क्या स्कीम आई है, रमसा हो गया, एसएसए हो गया, ठीक है? सर्व शिक्षा अभियान, तो ढेर सारी स्कीम कैसे आई? पॉलिटिक्स के थ्रू आई, जो लोग हम लोग को गवर्न कर रहे हैं, जो हमारे देश को गवर्न कर रहे हैं। तो उन्होंने अगर अच्छी-अच्छी स्कीम निकाली, तो उसका क्या है? वो एजुकेशन के लिए निकाली, तो उसका एजुकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर एजुकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो जो हमारा सोशलाइज़ेशन है वो भी हमारा अच्छा होगा। इसीलिए सब एक-दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है? पॉलिटिक्स निर्भर करती है एजुकेशन पे, एजुकेशन अच्छा होगा तो अच्छा सोशलाइज़ेशन होगा, और अच्छा सोशलाइज़ेशन होगा हमारा तो हमारा देश अच्छा बनेगा। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन प्ले ए क्रिटिकल रोल इन शेपिंग सिटीजन्स पॉलिटिकल व्यू एंड वैल्यूज़। हम लोग इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? एजुकेशन में पॉलिटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग ये जान सकें कि हमारे एजुकेशन का पॉलिटिक्स में क्या योगदान है। आप ऐसे समझिए कि अगर आप अच्छा मतलब एजुकेटेड पीपल हैं, ठीक है? तो आप अच्छे से राजनीति को समझ सकते हैं, ठीक है? कि आपके सामने वाला जो इंसान है, जो आपके सामने एक नेता है, ठीक है? जो आपका लीडर है, आपको कैसा लीडर चुनना है, ये कैसे निर्धारित होगा? ये एजुकेशन के थ्रू ही निर्धारित होगा। जो मतलब जो भी इंसान एजुकेटेड है, वो सामने जो हमारा नेता खड़ा है, जिसको वो चाह रहा है कि हम चुने उसको, तो एजुकेशन जो एजुकेटेड पीपल हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह से निर्धारित कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन नहीं अच्छा है, किसको हमें चुनना है, किसके हाथों में हमें अपने देश की बागडोर देनी है, ठीक है? चाहे देश हो, चाहे हमारा छोटे लेवल पे जो हमारा गाँव, मोहल्ला कुछ भी हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट का कोई हो, ठीक है? तो ये इसीलिए हमको एजुकेशन का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन क्या करता है, एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। किसके लिए करता है क्रिटिकल रोल? कि जो हमारा सोशल बन रहा है, जो हमारा समाज बन रहा है, उसके शेप के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और हम अच्छा एजुकेटेड रहेंगे तभी हम उसको एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर को चुन सकते हैं। At the same time, politics influence the content and delivery of education. पॉलिटिक्स ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करती है, किसके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है? एजुकेशन की क्वालिटी और एजुकेशन की डिलीवरी, मतलब कि कितने लोगों तक ये जो शिक्षा है वो पहुंच पाएगी, और उसका कंटेंट कैसा रहेगा। ये कौन डिसाइड करता है? ये पॉलिटिक्स से डिसाइड करती है, ठीक है? एज वेल एज द फंडिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये और क्या काम करती है? जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट खोलने का काम करेगी, और उसको फंडिंग देने का भी काम करती है। सब मिला के कि हमारा जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है? उसको उसको कौन गवर्न कर रहा है? बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, जैसे प्राइमरी स्कूल हो गया, आपका जूनियर स्कूल हो गया, ठीक है? अभी मैंने सुबह की क्लास में एग्जाम्पल दिए थे ये सब। और आपका कस्तूरबा गांधी हो गया, हाँ? और आपका क्या अग्रसेन हो गया, ये भी जो आपके स्कूल में अग्रसेन भी होगा, हर स्टेट में होगा, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, केंद्रीय विद्यालय होते हैं। तो ये सब कौन गवर्न कर रहा है? इसको कोई ना कोई गवर्नमेंट कर रहा है ना। वो कौन गवर्न कर रहा है? वो गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है। और गवर्नमेंट कौन है? और जो पॉलिटिशियन है, उन्हीं से गवर्नमेंट बनती है। तो गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होंगी, जितनी अच्छी वो फैसिलिटी देगी, उसी हिसाब से हमारा शिक्षा का एक शेप मिल पाएगा उसको। अब हम देखते हैं, इस समय राजनीति शिक्षा की सामग्री और वितरण के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों के वित्त पोषण और शासन को प्रभावित करती है। मतलब कि अगर अच्छा हमारा लीडर है, तो वो हमारी जो शैक्षिक चीज़ें हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसको पूरी तरह से प्रभावित करेगा, उसको वित्त पोषण देगा, मतलब कि पैसा वगैरह मुहैया कराएगा, जिससे कि हमारी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा की जो अर्थव्यवस्था है, वो अच्छे से चल सके। शिक्षा नागरिकों के राजनीतिक विचारों और मूल्यों को आकार देती है, और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण निभाती है। अब मान लीजिए जैसे इस समय हो रहा है कि जब वोटिंग हो रही है, तो ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को वोट देने से खींच ले रहे हैं कि हमारा उतना मतलब नहीं है, ठीक है? ज़्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? क्योंकि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा अच्छा डिसाइड कर सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन नहीं अच्छा। आप अपने भी समाज में आस-पास नज़र घुमा के देखिए कि जितने भी लीडर हैं, उसमें से ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो उस लायक नहीं है, वो आपको भी लगता है। लेकिन उसको मतलब चुन के कौन लाया? कोई नहीं चुन के लाया ना, तभी आपका लीडर बना ना, तो हम ही लोग उसको चुने ना। तो अगर हम एजुकेटेड, तो सारे लोग एजुकेटेड रहते हैं, तो उस चीज़ को समझते हैं। हमारे अभी देश में जो लिटरेसी है, साक्षरता बहुत ही कम है।
तो इस वजह से ये सब दिक्कत हो रही है। जहाँ जिस दिन सब लोग साक्षर हो जाएंगे ना, तो उस दिन जैसे भी जो ये नेता बनने के लायक नहीं है वो लोग भी जो नेता बन जा रहे हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल का केस चल रहा है, उनके ऊपर रेप का केस चल रहा है, ठीक है, ढेर सारे। अभी जो रिसेंट में प्रयागराज वाला जो हुआ है, सबको पता है उसको। तो वो कैसा आदमी था, लेकिन वो बन चुका है, ठीक है, वो लीडर रह चुका है, बहुत बार लीडर रह चुका है। तो उनका यही है कि उसको चुन के तो हम लोग लाए ना, वो अपने से नहीं आए, उनको चुन के हम लोग लाए। तो कमी हमारे में, हमारी शिक्षा में कमी है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। इसलिए जो राजनीति है उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो शिक्षित नागरिक होगा वो राजनीतिक को क्या करेगा, अच्छे उनके विचार और मूल्यों को आकार देने का काम करेगा। अच्छा लीडर चुनेगा तो हमारी जो राजनीति है उसके मूल्य और उसके विचार बदल सकते हैं। और उन लोगों को क्या करना है, सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार भी होना चाहिए। राजनीति और शिक्षा के बीच घनिष्ठ संबंध है। अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड एजुकेशन, कि पॉलिसी और एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है। एजुकेशन एंड पॉलिसी है म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, दोनों का म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, मतलब एक दूसरे से, ये एक दूसरे के पूरक हैं कह सकते हैं, ओके। और एजुकेशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग सिटीजन्स पॉलिटिकल व्यू एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। एजुकेशन क्या करता है, एक ऐसा रोल निभाता है जिसके द्वारा एक अच्छा नागरिक को चुनने में वो, मतलब अच्छा नेता को चुनने में सहायता करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। और politics can impact educational through policy decision, funding and government of educational institute। जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, वो क्या करती है, एजुकेशन पे इम्पैक्ट डालती है, अपना प्रभाव डालती है। किस कैसे प्रभाव डालेगी, जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति हमारे एजुकेशन में कैसे आ गई, कैसे आ गई, पॉलिसी डिसीजन। वो क्या करती है, एजुकेशन के लिए पॉलिसी बनाती है, एजुकेशन को फंडिंग करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को खोलती है। इसलिए जो पॉलिटिक्स है वो एजुकेशन में शामिल है, दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। Education can promote democratic values such as equity, freedom, and social justice, and contributing to the development of an informed and engaged citizen। ठीक है, एजुकेशन कैन प्रमोट, एजुकेशन के द्वारा ये लोकतांत्रिक जो हमारे देश की जो बहुत खूबसूरत चीज है, क्या है, लोकतंत्र जो है, ये सबसे खूबसूरत चीज है हमारे देश का, कि हमको अधिकार है अपना नेता चुनने का। ये हर देश में ऐसा नहीं है। तो जो यहाँ की खूबसूरती है इंडिया की, वो क्या है, एजुकेशन कैन प्रमोट, एजुकेशन के द्वारा हम उसको बढ़ावा देते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेटिक, जो हमारा लोकतांत्रिक जो वैल्यू है वो क्या हो, वो अच्छा हो सके। उसमें क्या क्या लोकतांत्रिक वैल्यू में और क्या इक्विटी हो सके, मतलब समानता हो सके, हम स्वतंत्र हो सके, और सामाजिक न्याय उसमें शामिल हो सके, और हम कंट्रीब्यूशन कर पाए अपने देश के सिटीजनशिप में। कि मतलब एक अच्छा नेता चुने जिससे हमारे देश का जो सारा सिस्टम है वो अच्छे से चल सके। ये कौन चुनेगा, जो एजुकेटेड पीपल है वो चुनेगा। एक बात बताइए, जब आपके गांव का, जैसे कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे गांव की चीजें बहुत अच्छी तरह पता है। तो गांव में ऐसा होता है, यूपी इलेक्शन की बात करते हैं, हम लोग के गांव में ऐसा होता था कि जब ये प्रधान वाला चुनाव होता था, तो इसमें क्या होता था, जो लोग अनएजुकेटेड पीपल हैं, ठीक है, मैं किसी मतलब ऐसे और किसी चीज का नाम नहीं लेना चाहती उसमें, जो अनएजुकेटेड पीपल है, एजुकेटेड पीपल को कोई खरीद नहीं सकता। जो अनएजुकेटेड है, गांव में ज्यादातर है कि साक्षरता उतनी नहीं है। जो अभी न्यू जनरेशन है उनके पास तो है साक्षरता, वो लोग साक्षर है। लेकिन जो हमारी पुरानी जनरेशन है, ठीक है, जैसे हम लोग के पापा के समय की जनरेशन, हम लोग के बाबा के समय की जनरेशन हुई, दादा दादी के समय की, तो वो उतनी एजुकेटेड गाँव में अभी भी नहीं है। तो जो प्रधान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग शराब बँटवा देते हैं, है ना? साड़ी बँटवा देते हैं। आप लोग के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं बताइएगा मुझे? साड़ी बँटवा देते हैं प्रधानी के चुनाव में, और शराब बँटा देंगे, कुछ पैसा दे देंगे। रातों-रात जो होता है अनएजुकेटेड पीपल के द्वारा ही जो लीडर होते हैं उनका चुनाव हो जाता है। क्योंकि पढ़े-लिखे तो कम हैं, उनको तो कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन जो लोग अनएजुकेटेड हैं उनको लोग ऐसे करके अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। या क्या होता है कि नहीं, हम लोग क्या होता है, ठीक है? ये मेरी देखी हुई बात है। तो यही है, वहाँ क्या है, वहाँ एजुकेशन नहीं है, इसलिए क्या है, पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है
कि एजुकेशन कैन प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यू, जो हमारा लोकतांत्रिक वैल्यू है वो किसके द्वारा प्रमोट किया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के द्वारा ही किया। अगर वो लोग एजुकेटेड रहते तो वो चंद पैसों के लिए, साड़ी के लिए, शराब के लिए कभी एक गलत आदमी को वोट नहीं देंगे। जो अच्छा है उसको ये सब देने की जरूरत ही नहीं है। जो आदमी अच्छा है, जो पॉलिटिशियन अच्छा है, उसको ये सब देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो जो नहीं उस लायक है वही वो ये सब काम करते हैं। लेकिन क्या है, जनता भी उन्हीं को चुनती है जो उस लायक नहीं, क्योंकि जिसके अंदर शिक्षा नहीं है वो ऐसा ही काम करते हैं। ठीक है। शिक्षा के द्वारा, शिक्षा हमें क्या सिखाती है? शिक्षा हमें सिखाती है सही गलत का निर्णय करना। हम लोग बोलते हैं ना कि आदमी और पशु एक जैसे हैं, लेकिन क्या डिफरेंट है कि वो एजुकेटेड नहीं है और हम एजुकेटेड हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंट है। ठीक है। खाना पीना, बाकी जो कुछ भी एक्टिविटी है वही काम जो हमारे एनिमल्स है वो भी करते हैं और हम भी करते हैं। लेकिन एक अंतर है कि उनको एजुकेटेड नहीं है और हम एजुकेटेड हैं। लेकिन वो जो, अगर हम एजुकेटेड हैं तो एजुकेटेड हमको दिखना भी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ए हेल्दी डेमोक्रेटिक, ए हेल्दी डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड ए स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल सिस्टम। अगर हमको एक अच्छा राजनीतिक माहौल तैयार करना है, लोकतांत्रिक माहौल तैयार करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, ताकि सब लोग एजुकेटेड हो और अपना जो नेता है, जो देश की राजनीति हो रही उसमें सक्रिय भागीदारी निभा सकें। विच इज टर्न रिक्वायर्ड पॉलिटिकल सपोर्ट। ये किसमें टर्न हो गया? पॉलिटिकल सपोर्ट में टर्न हो जाता है। मतलब कि एक शिक्षित नागरिक के अच्छे लोकतंत्र का निर्माण कर सकता है और अच्छी राजनीति में भागीदारी कर सकता है। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, बोलिए थोड़ा। आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता है क्या? जो मैं समझा रही हूँ, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन का रिलेशन समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा बता दीजिए मुझे। शिक्षा और राजनीति का क्या है? परस्पर प्रभाव है। एक बार हिंदी में देखते हैं हम लोग कि शिक्षा का राजनीति पे प्रभाव पड़ता है और राजनीति का शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है। शिक्षा नागरिकों के राजनीतिक विचारों को आकार देने, यस, मतलब सबके यहाँ ऐसा होता है ना। शिक्षा नागरिकों के राजनीतिक विचार को आकार देने और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। शिक्षा का क्या है? शिक्षा जो राजनीतिक चीजें हो रही उसमें हम लोग को सक्रिय अ, भागीदारी के लिए तैयार करती है। मतलब अगर हम शिक्षित हैं तो हम अपनी राजनीति में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं। हमको पता है कि एक वोट की वैल्यू क्या है, हम उसको दे सकते हैं और अपना अच्छा लीडर चुन सकते हैं, ताकि हमारे देश, हमारे समाज, हमारे गांव का, हमारे एरिया का विकास हो सके। ओके, आप सब लोग सहमत है? सबके यहाँ ऐसा होता है ना? सही बात है। आज की ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन करेंगे क्या? जब तक पूरी तरह से लिटरेसी नहीं होगी, पूरी तरह से सब लोग साक्षर नहीं होंगे, तब तक इसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि हमारा देश बहुत तेज से बदल रहा है, लिटरेसी बहुत तेजी से बढ़ रही है, सबकी मानसिकता बढ़ रही है, सबकी सोच अलग हो रही है। पहले की अपेक्षा में बहुत अंतर है, लेकिन आई होप हम लोग चेंज जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। राजनीति शिक्षा को नीतिगत निर्णय, वित्त पोषण और शिक्षण संस्थानों के शासन के मध्य के माध्यम को प्रभावित करती है। राजनीति किसको प्रभावित करती है? नीतिगत निर्णय, मतलब कि जो हमारा खुद का निर्णय है उसको प्रभावित करती है, और वित्त को प्रभावित करती है, और शिक्षण संस्थानों के शासन के माध्यम को भी प्रभावित करती है। मतलब जैसी राजनीति होगी सब चीज का उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। शिक्षा समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे सकती है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है? शिक्षा के द्वारा हमको समानता मिलती है, हमें स्वतंत्रता मिलती है, हमें सामाजिक न्याय मिलता है, और हम अपने लोकतंत्र का जो मूल्य है उसको अच्छे से निभा सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। एक सूचित और व्यस्त नागरिकता के विकास में योगदान दे सकती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। अगर हमें अच्छा लोकतंत्र बनाना है, डेमोक्रेटिक कंट्री अपनी अच्छे से बनानी है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? एक शिक्षा प्रणाली की। मतलब एक शिक्षा प्रणाली जिसके तहत सारे लोग को शिक्षित किया जा सके और इस पॉलिटिक्स में सारे लोग भागीदार बने, जिसके लिए राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता होती है। और ये तब भी होगा जब हमारे देश की राजनीति शिक्षा में समर्थन करेगी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की पॉलिटिक्स क्या है वो देखते हैं हम लोग। पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड सोशल फोर्स एंड एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। और ये क्या करती है?
फंडिंग करती है, गवर्नेंस करती है, करिकुलम डेवलपमेंट करती है, टीचिंग ट्रेनिंग करती है। मतलब ये क्या है, जो पॉलिटिक्स है, जो अपनी नीतियाँ बनाती है पॉलिटिक्स के द्वारा, राजनीति के द्वारा, वो क्या-क्या काम करती हैं। उनका काम क्या है कि गवर्नमेंट, अभी हम लोग पढ़े हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बनाना हो गया, टीचर की ट्रेनिंग कराना हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो उसके लिए वो करती क्या है, फंडिंग करती है, मतलब पैसा देती है, गवर्नेंस करती है, मतलब कि शासन करती है। ओके, करिकुलम को डेवलपमेंट करती है, टीचर की ट्रेनिंग कराती है, स्कूल चॉइस कराती है, ठीक है, और एजुकेशनल रिफॉर्म्स कराती है, मतलब कि एजुकेशन में कोई ना कोई सुधार कराती है। और एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन की जो पहुंच है वो सब तक पहुंचाती है। ये कौन पहुंचाता है, पॉलिटिक्स पहुंचाती है, राजनीति पहुंचाती है। और इक्विटी, मतलब सबको समानता का अधिकार देती है। एंड द रोल ऑफ एजुकेशन इज प्रमोटिंग सिविल एंगेजमेंट एंड डेमोक्रेसी। और क्या करती है एजुकेशन का, और क्या क्या रोल हो गया, वो जो सिविल एंगेजमेंट हुई, मतलब कि जो हमारे समाज के एक दूसरे से जो हम लोग एंगेज रखते हैं, समाज से एक दूसरे को जैसे आपस में जो मेल मिलाप हम लोग कर रहता है उसको, और डेमोक्रेटिक हमारे लोकतंत्र को क्या करता है, प्रमोट करता है। पर हिंदी में देख लेते हैं, शिक्षा की राजनीति, राजनीति और सामाजिक ताकतों और शैक्षिक नीति के अभ्यास के बीच संबंध को संवर्धित करती है। इसमें क्या-क्या होता है, वित्त पोषण, शासन, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, ठीक है? शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल पसंद, मतलब अपनी चॉइस का स्कूल चुनना, शैक्षिक सुधार, शिक्षा तक पहुँच, इक्विटी, हाँ, इक्विटी का मतलब समानता यहाँ होगा, ठीक है? ये इंग्लिश का इसी तरह सेम आ गया है, इसका मतलब होता है इक्विटी का मतलब समानता, मतलब सब लोग समान हैं। जो मैं लिख दी, ठीक है? और नागरिक जुड़ाव और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका शामिल है। मतलब कि राजनीति के द्वारा हमको वित्त प्राप्त होता है। स्कूल एजुकेशन के लिए आप लोग ध्यान में रख के इसको समझिएगा कि एजुकेशन के लिए वित्त प्राप्त होता है और शासन करता है। और क्या होता है, पाठ्यक्रम विकास होता है। शासन का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कोई उदाहरण चलता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो अगर उसमें कोई रिक्रूटमेंट निकल रहा है, कोई भी उसमें पोस्टिंग होनी है, तो वो यूनिवर्सिटी तय नहीं करती। यूनिवर्सिटी सिर्फ अपना लेखा-जोखा बना के भेजती है कि हमको इस डिपार्टमेंट में 4 टीचर चाहिए, 4 असिस्टेंट चाहिए, 2 हमको एसोसिएट चाहिए, 1 प्रोफेसर चाहिए, ठीक है? इसका वो बना के दी, लेकिन जो रिक्रूटमेंट हो रही है, जो जॉब हो रही है, वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही वो जॉब दी जाती है। मतलब इसका काम है, यूनिवर्सिटी का काम है सिर्फ लिख के देना कि हमको इतनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो जॉब निकलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बिना उसके साइन के नहीं निकलेगी वहाँ पे। तो एक तरह से वो यूनिवर्सिटी बनाती है तो उस पे शासन भी करती है। जो ऊपर की पावर है वो कौन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है? जो वाइस चांसलर होता है, वो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी पे शासन करता है, वो यूनिवर्सिटी का, ठीक है? लेकिन वाइस चांसलर के ऊपर क्या है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का कौन मालिक होता है, वो होता है चांसलर। चांसलर कौन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होते हैं। अब जो आप लोग में एक और भी टॉपिक है, पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है। लिबरल पढ़नी है, लिबरल का मतलब उदारवादी। कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़िवादी, ठीक है? और क्रिटिकल का मतलब आलोचनात्मक। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि उदारवादी, कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल क्या है। इसको हम सुबह की क्लास में बता चुके थे, लेकिन एक बार फिर बताते हैं। अभी एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, या हल्की इसको मतलब कम शब्दों में क्या समझें, फिर हम लोग इसको डीप में स्टडी करेंगे। लिबरल, लिबरल का मतलब उदारवादी, मतलब कि हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, रूढ़िवादी, मतलब जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले से स्कीम चली आ रही है एजुकेशन के पर्पज से, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही सही है। ये क्या बोलेगी, कंजर्वेटिव, ठीक है? अभी मैं दोनों का एक उदाहरण दूंगी तो आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ, आलोचनात्मक। आलोचनात्मक का मतलब कि ये इन दोनों की आलोचना करता है, मतलब इन दोनों की अच्छाई बुराई दिखेगा, उसके बाद अपना निर्णय लेगा। हम्म? ये आलोचना, ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हो गया। लिबरल पर्सपेक्टिव और कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव का एक अच्छा उदाहरण है, अगर आप लव मैरिज शादी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आप लिबरल हैं, मतलब आप खुद को महत्व दे रहे हैं। और
आप अगर मम्मी पापा की पसंद से शादी कर लिए तो वो क्या हो गया, रूढ़िवादी। मतलब आपके यहाँ ऐसा होता है, आपके दादा दादी ने किया, आपके चाचा ने किया, आपके पापा ने किया, आपने किया, तो एक रूढ़ी चली गई, ट्रेडिशनल इसको बोलते हैं। तो समझ में आया गया होगा ना। अपने से शादी कर ली तो वो लिबरल हो गए। आप अपने खुद को, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाता है। और कंजर्वेटिव का मतलब ये हो गया कि जो रूढ़ियां हमारे, जो हमारा ट्रेडिशनल है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्रिटिकल क्या था, दोनों के नहीं मानेगा, ना अपने से शादी करेगा ना जो चल रहा है वही करेगा। इसमें क्या है कि इसको जो सही लगेगा वो करेगा। अगर हाँ कोई लड़की पसंद है तो अपने से कर लेगा। कंजर्वेटिव का मतलब है अगर ठीक है, मम्मी पापा को ही बहुत पसंद है, उसको ही पसंद आ रहा है तो करेगा। मतलब जो करेगा वो अपने मन से करेगा, दोनों को देख के करेगा। ठीक है। जैसे कि इसका एक और उदाहरण हम दिए थे सुबह की क्लास में। लिबरल का मतलब क्या हो गया कि कंजर्वेटिव से समझिए, जो अभी ट्रम्प की सरकार थी वो क्या थी, वो रूढ़िवादी थी। उन्होंने बोला था कि अमेरिका सिर्फ अमेरिकियों के लिए है। उनका कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव सोच था। तो उनका ये सोचना था कि जो अमेरिका है वो सिर्फ अमेरिकियों के लिए है, और किसी देश के लिए उसमें जगह नहीं है। जैसे कि रसिया भी है, वो कंजर्वेटिव सोच का माना जाता है, रूढ़िवादी सोच है। चाइना को भी हम रूढ़िवादी सोच का मानते हैं। लिबरल क्या है, जो ओबामा की सरकार की है, जो अब की सरकार है, ये लोग लिबरल है। ठीक है। और हम लोग भी एक तरह से लिबरल है। ठीक है। हम लोग किस पे ज्यादा ध्यान दें, जो व्यक्ति विशेष पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उनकी सोच पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए, लिबरल, कंजर्वेटिव और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। बताइएगा मुझे। जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग थोड़ा बताया करिए आप लोग। ओके। सोनी, शिल्पी, दिनेश, भारती। ओके भारती। अच्छा, भारती का ना बहुत अच्छा लगता है। भारती क्या है ना, समझ में आया कि नहीं, बोलती नहीं है, बस ऐसे करती है। यस मैम। ओके। अब हम लोग देखते हैं लिबरल पर्सपेक्टिव। ये क्या हो गया, शिक्षा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के महत्व को, अवसरों को समान रूप से पहुंच की आवश्यकता पर बल देती है। मतलब इसमें क्या हो गया है, लिबरल में जो मैंने अभी बताया, इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत की जो स्वतंत्रता है और उसके पसंद को महत्व दिया जाता है। हम्म, किसी व्यक्ति को क्या पसंद है वो अपनी पसंद से चॉइस कर सकता है, उसको चुनने का अधिकार है। मतलब लव मैरिज शादी। ठीक है। इसको ऐसे दिमाग में एग्जाम्पल लेके चलिएगा, तो वो हो जाता है कि लिबरल प्रोस्पेक्टिव होता है। मतलब कि जैसे कि आप इसको पॉलिटिक्स में समझिए कि हर कोई अपने हिसाब से स्वतंत्र है। थैंक यू भारती। तो हर कोई क्या होता है, अपने हिसाब से स्वतंत्र है। जिसको जो मन कर रहा है उस लीडर को चुन सकता है, जिसका जो मन कर रहा है उसको वोट दे चाहे न दे। मतलब किसी भी चीज का बाउंडेशन नहीं होता है इसमें। तो वो हो जाएगा कि लिबरल सोच का है आदमी। ठीक है। उसमें इसमें किस पे, अभी इस पे क्वेश्चन भी आया है। हो सकता है मैं क्वेश्चन ले भी आई हूँ, याद नहीं आ रहा है, मैंने क्वेश्चन देखा था। लिबरल का और कंजर्वेटिव सोच का ऐसा था कुछ इसमें क्वेश्चन। ठीक है। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट में लेते आऊंगी, या तो क्या पता स्लाइड में डाली हुई हूँ। तो इसमें क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो इसलिए मैं कह रही थोड़ा ध्यान देके पढ़िएगा। कुछ जगह जिसमें ध्यान देना भी नहीं है, लिबरल का मतलब है जिसमें खुद के बारे में बात। आप लोग लव मैरिज शादी वाला ध्यान दे लेंगे तो वो कभी नहीं मिलेगा। इसमें किसकी बात हो रही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मतलब व्यक्ति स्वतंत्र है, जिससे मन करे उससे शादी कर ले, जो पसंद अच्छा लग गया उससे शादी कर लिया। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या होता है, शिक्षा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के महत्व को शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच की आवश्यकता पर बल देता है। मतलब कि हर आदमी के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर इसमें ध्यान दिया जाता है। शिक्षा को व्यक्तिगत उपलब्धि और आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देने और विविध समाज में भागीदारी के लिए छात्रों को तैयार करने के साधन के रूप में देखता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षा को कैसे मानते हैं, एक व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में मानते हैं, और इसमें आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न समाज की भागीदारी के लिए छात्रों को तैयार करना। मतलब ये है कि कोई भी पॉलिटिक्स हो रही, कोई भी राजनीति हो रही है, उसमें क्या हो गया,
उसमें गतिशील रूप से जो हमारे समाज के लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो उसमें गतिशील रूप से भागीदार होते हैं और वो अपनी तरफ से क्या होते हैं, एकदम स्वतंत्र होते हैं कि वो अपनी स्वतंत्र के हिसाब से, मतलब अपनी पसंद के हिसाब से वो स्वतंत्र हैं कि जिसको मन करे उसको लीडर चुने। ठीक है, ये हो गया उसका लिबरल पर्सपेक्टिव है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कभी-कभी बोलचाल की भाषा में भी कह देते हैं कि वो आदमी बहुत लिबरल है। मतलब वो अपने हिसाब से खुद से उसको जो समझ में आता है करता है, जिसको नहीं समझ में आता करता है, ऐसा बात करते हैं। कंज़र्वेटिव का मतलब ये कहते हैं कि रूढ़वादी, मतलब पुराने समय का जो चला आ रहा है वही चलेगा। जैसे कि आप इस तरह भी ले लीजिए कि आज भी किसी क कहीं-कहीं किसी घरों में घूंघट प्रथा है। ठीक है, चाहे वो शहर हो, गाँव में ये ज़्यादा है, शहर में थोड़ा कम है, लेकिन कहीं-कहीं शहर में भी किसी-किसी घर में ऐसा होता है। तो ये क्या हो, ये सोच क्या होगी, ये रूढ़िवादी है। मतलब कि उस घर में उनकी सास लेती थी, सास की सास ले लेती, सास की सास लेती थी। इस वजह से हमारे घर में भैया घूंघट निकालना पड़ेगा। तो ये एक तरह से रूढ़िवादी सोच है। जो आज का समय है वो मॉडर्न है, ठीक है। पहले औरतें घर में रहती थी तो ले लेते। अब औरतों को बाहर निकलना है तो वो कितनी टाइम घूंघट लेके रहेंगे, बाहर भी तो घूंघट लेके नहीं रह सकती। तो जब बाहर हमको काम करने निकलना, हमें घूंघट नहीं लेना है तो दिखावा तो करना नहीं है, घर में कर लो, कोई आया उसके सामने कर लो, बाहर जाके नहीं करो, तो ये भी सही नहीं है। इस वजह से ऐसा आदमी नहीं कर रहा है, पहले की सोच का तो, लेकिन कहीं-कहीं ये सोच अभी है। तो इस टाइप की रूढ़िवादी का आप समझ गए होंगे ना कि जैसे कि मतलब ट्रेडिशनल तौर पे, ठीक है? कि जो हमारे यहाँ पहले से होता आ रहा है वही होगा। तो उसको हम पॉलिटिक्स में समझते हैं और एजुकेशन में रख के समझते हैं कि क्या होता है। एम्फेसाइज ट्रेडिशनल वैल्यू, जो हमारी परंपरागत ये है, परंपरागत जो मूल्य है उसको क्या करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड थ्रू एजुकेशन, और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको क्या करते हैं, उसको संरक्षित करने के महत्व पर बल देते हैं। मतलब जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं कि ठीक है, इसका एक अच्छा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो ये भी हो सकता है कि जैसे कि मतलब बोला जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इन लोग का क्या है कि जो मतलब इनके यहाँ पे इनके पापा थे, सीएम थे, फिर इनका मतलब मुलायम सिंह यादव थे, फिर उसके बाद अखिलेश सिंह बने, तो अखिलेश यादव बने। तो ऐसा क्या है, एक परंपरागत ये लोग चलाता ले आ रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारी विरासत है वही चीज आगे बढ़ेगी। तो इसमें जो पॉलिटिक्स के इस तरह के उदाहरण के तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये रूढ़वादी पर्सपेक्टिव है, ये रूढ़वादी सोच है। जैसे आप लोगों ने सुपर 30 मूवी देखी है कि नहीं? सुपर 30 मूवी देखी है ना? उसमें उसमें बोला जाता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो उसके काबिल होगा। तो ये किसमें आएगा? ये किसमें आएगा? ये मतलब पूरी तरह से एक तोल-मटोल करके चीज़ों को बताया गया है। तो ये क्या हो गया? ये आपका आ जाएगा इसमें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मतलब आलोचना करके आपने उस चीज़ को देखा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो उसके काबिल होगा। तो इसमें ये आ जाएगा, क्रिटिकल एग्जाम्पल में आ जाएगा। और कंजर्वेटिव का मतलब कि जो लोग चले आ रहे हैं, जो सत्ता में आ रहे हैं, उनका बाप बना, उनका भाई बना, उनका बेटा बना, तो ये जो चीजें हैं वो क्रिटिकल अप्रोच में आ जाते हैं, सॉरी कंजर्वेटिव अप्रोच में आ जाती हैं। एडवोकेट फॉर एजुकेशनल पॉलिसी दैट पैटर्नल चॉइस ट्रेडिशनल करिकुलम, मतलब कि जो पहले का ये कहता है कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव, ये कहता है कि जो पहले का करिकुलम है, ठीक है, जो करिकुलम पहले से चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसमें किसी भी तरह का संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसको चलने दीजिए, उसको करने की ज़रूरत है। पहले हम लोग के यहाँ क्या होता था, पहले हम लोग परसेंटेज पाते, जो हम लोग हाई स्कूल इंटर पास हुए हैं तो उसमें था कि हम 60% पा गए, कभी 65 पा गए, सबका अलग अलग था। अब क्या हो रहा है, अब क्रेडिट मिल रहा है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो क्रेडिट बेस पे आ गई, मतलब कि वो चेंज हुआ है उसमें। और जब तक मतलब आपके मतलब जो पिताजी होंगे, ठीक है, आपके मम्मी पापा लोग हैं, वो भी लोग 60% 40% वाले जमाने के थे, आपने भी 60-40% पाया, लेकिन अब हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो क्या पाएंगे, वो क्रेडिट बेस पे पाएंगे, मतलब वो चीज चेंज हो गई। तो कंजर्वेटिव सोच हमारे तक थी कि हमारी जो जनरेशन थी, हम लोग के समय में जो बात थी, वो लोग वैसे ही पाए जैसे हमारे पहले की जनरेशन पाई। तो वो सोच हुई कंजर्वेटिव, और आगे वाली जो आएगी तो वो उसमें चेंज हुआ कि अब क्रेडिट सिस्टम हो गया। तो कंजर्वेटिव सोच यही कहती है कि जो पहले से जो चीजें करिकुलम चली आ रही है, एकेडमिक स्टैंडर्ड चली आ रहा है, वही चीज चले, उसमें चोज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे हेरिटेज है, जो हमारी पुरानी विरासत है, उसको क्या करना है, संजो के रखना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, जैसे बताएं आपको, इसका भी एक उदाहरण आप ले लीजिए, उन दोनों का उदाहरण शादी वाले से ले लीजिए, इसका कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो उसके लायक होगा।
ये हो जाएगा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मतलब कि तोल विचोर करके उसमें देखना कि क्या सही है क्या नहीं। क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक। तो मैं लिख दूं आलोचनात्मक, ठीक है। आलोचनात्मक का भी एक बार मैं पहले भी एक्सप्लेन की थी, आज फिर कर दे रही हूँ, पता नहीं वो क्लास आप लोग देखे कि नहीं कुछ लोग। आलोचनात्मक का मतलब ये होता है, आप लोग अगर आपसे कोई बोला कि फला लड़का आपका आलोचना कर रहा है, तो आप सोचेंगे कि हाँ वो क्या बोल रहा था, मेरे बारे में कुछ न कुछ निगेटिव पॉइंट ही बोल रहा होगा। पर आलोचना ये नहीं होता, आलोचना होता है उसका पॉजिटिव पॉइंट और प्लस नेगेटिव पॉइंट दोनों सोच के, जो अच्छा लगे, जो हमको अच्छा लगे वो करेंगे। जैसे कि किसी के बारे में बोला गया, मान लीजिए कि किसी के भी बारे में, मोदी जी के बारे में दो लोग बोल रहे हैं मोदी जी अच्छे नहीं है, दो लोग बोले नहीं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तो हमको क्या करना है, हमें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव अपनाना है, हमें खुद की आलोचना करके आलोचनात्मक तरीके से सोचना है उस चीज को कि वो अच्छे हैं कि नहीं है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि मोदी जी अच्छे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से आलोचनात्मक सोच, जिसको मैं बता रही हूँ कि इसका मेन मीनिंग क्या। आलोचना करने का कभी भी आप लोग निगेटिव मतलब मत निकालिएगा कि उस चीज का निगेटिव चीजें निकालना, उसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखना होता है आलोचना करने। Emphasize the role of education in promoting social justice and addressing issue of power and inequality. See education as a means of challenging dominant power structure and promoting quality of national truth. Okay, advocate for educational policy that prioritize inclusive curricula, मल्टी एंड क्रिटिकल पेडागॉजी। इसमें का क्या होता है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ठीक है। एक बार हिंदी में देख लेंगे तो अच्छे समझेगा। इसमें क्या होता है कि समावेशी पाठ्यक्रम, ठीक है, बहुसंस्कृतवादी और महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र को प्राथमिकता देने वाली शैक्षिक नीतियों का समर्थन करता है। इसमें ये हो गया कि हम आलोचना कर लिए कि क्या सही है क्या नहीं सही है, फिर हम लोग क्या पाए कि नहीं, हमें कैसा पाठ्यक्रम अपनाना है, समावेशी पाठ्यक्रम, मतलब सबके लिए होना चाहिए वो पाठ्यक्रम, और बहुसंस्कृतवादी। ऐसा नहीं है कि जो हमारी पहले से संस्कृत आ रही है हम उसी पे काम करें। जैसा ट्रेडिशनली तौर पे भी कंजर्वेटिव सोच में बोला गया है कि जो चीजें आ रही है उसी पे काम करें। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसा नहीं, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उसी को नहीं करना, हमें अगर किसी दूसरे देश की भी संस्कृति, जैसे हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को बहुत ज्यादा अपना रहे हैं, तो कुछ उसमें भी अच्छा ही है, ऐसा नहीं कि सब बुराई है, वेस्टर्न कल्चर को भी अपना रहे हैं। तो अभी की क्या है, अभी आलोचनात्मक पर्सपेक्टिव हो गया है लोगों का कि हर चीज को देख रहे हैं, अपने देश को दूसरे देश को कहाँ क्या अच्छा चल रहा है उस चीज को वो अपना रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन में भी अपना रहा है और उस चीज को पॉलिटिक्स में भी अपनाया जा रहा है, एक दूसरे देश का भी अपनाया जाता है। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। अब हम लोग देखेंगे इसमें बिहेवियरिज्म। एक आपने पढ़ा बिहेवियरिज्म, दोनों का मतलब यही हो गया कि व्यवहारवाद, दोनों का हो गया, लेकिन इसका उपयोग जो बिहेवियरिज्म का मतलब हो गया व्यवहारवाद, जो वो होता है कि मतलब किसी भी मानव के, किसी भी इंसान के व्यवहार का अध्ययन करना, ठीक है। और ये हो जाएगा बिहेवियरिज्म का मतलब हो जाएगा कि इसको हमको पॉलिटिक्स का व्यवहार इसमें देखना है कि पॉलिटिक्स का क्या व्यवहार है, तो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से इंग्लिश देखिएगा, और हिंदी तो उसकी एक ही होती है, व्यवहारवादी होती है, इंग्लिश में थोड़ी चेंज है। इसको किसने दिया था, डेविड स्टर्न ने इसको दिया था। कब दिया था, 1950 में दिया था, ठीक है। और दशक में व्यवहारवाद को व्यवहारवाद से अलग करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म को भी क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद बोलते हैं, और बिहेवियरिज्म को भी व्यवहारवाद बोलते हैं। लेकिन जो व्यवहार, वही मैंने बताया, जो बिहेवियरिज्म होता है वो व्यवहार मतलब मानव के व्यवहार का करता है, और ये क्या करता है, ये पॉलिटिक्स के व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए लिखा है, claim it can explain political behavior from an unbiased nature point of view। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक व्यवहार है उसका हम लोग अनबायस्ड तरीके से, मतलब पक्षपात न करते हुए, पॉलिटिकल पॉलिटिकल चीजें जो राजनीति चल रही है हमारे देश की, उसमें हम इसको क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें चल रही है। This approach enhances the scientific study of
पॉलिटिकल बिहेवियर, इसमें क्या होता है कि जो हमारा राजनीतिक व्यवहार चल रहा है, मतलब हमारे देश में जो राजनीतिक क्रियाएं हो रही है, उसका हम साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करते हैं, मतलब उसको साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। और व्यवहारवादी व्यक्तियों के व्यवहार, कार्यों और कार्यों की जांच करना चाहता है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन है उनका व्यवहार कैसा है, उन्होंने कैसा एक्शन लिया, उन्होंने कैसा एक्ट किया, उसका हम चीजें उसमें देखते हैं। अब आप में एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, और एक और थ्योरी थी रेशनल चॉइस थ्योरी। तो थ्योरी है जो आपने दी गई है, उसको भी देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस नहीं है, सिस्टम एनालिसिस है, इसकी दो थ्योरी अलग से दी गई, ये थ्योरी नहीं है, ये है कि एक सिस्टम को हम कैसे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको दी गई है थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ रेशनल चॉइस एंड बिहेवियरलिज्म। ठीक है, विजिट करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। रेशनल चॉइस चला गया, हाँ यहाँ पे है थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस। पहले इसको देखिए क्या है। इट इज ए ब्रॉड डिस्क्रिप्टिव थ्योरी of how the various part of levels of a political system interact with each other। मतलब कि जो हमारा एक सिस्टम है, जो हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब राजनीतिक जो प्रणाली है, एक राजनीतिक सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, अभी 2024 में आने वाला है, तो हम सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं डालते हैं, उनको वोट डालने नहीं जाते हैं। उनके क्या होते हैं, उनके प्रतिनिधित्व हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हम उनको वोट डालते हैं, वो जीतते हैं, तब जाके बहुमत से सरकार बनती है, प्रधानमंत्री का उसमें चुनाव होता है। तो ये हो जाए, ये एक सिस्टम है। तो जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लेवल्स क्या क्या है, ठीक है, और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सिस्टम एनालिसिस। मतलब पूरे एक सिस्टम की, पूरे एक राजनीतिक सिस्टम की जो एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम एनालिसिस। यह एक व्यापक वर्णनात्मक सिद्धांत है कि कैसे एक राजनीतिक प्रणाली के विभिन्न भाग और स्तर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। अब देखते हैं हम लोग रेशनल चॉइस थ्योरी, इसको बोलते हैं। रेशनल का मतलब होता है कोई चीज तर्कपूर्ण करके कोई चीज, मतलब चॉइस करना या फिर तर्कपूर्ण तरीके से किसी चीज को चुनना, ये होता है रेशनल चॉइस थ्योरी। Rational choice theory refers to a set of guidelines that help understand economic and social behavior. The theory originated in the 18th century by Adam Smith. एडम स्मिथ ने ये थ्योरी दी थी, 18th सेंचुरी की थ्योरी है। रेशनल चॉइस थ्योरी क्या है, ये सेट ऑफ गाइडेंस, ठीक है, एक सूचनाओं का सेट है कि मतलब कैसे क्या काम होगा, जिसके द्वारा अंडरस्टैंड किया जाता है, समझा जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल बिहेवियर। किसी भी चीज का इकोनॉमिक एंड सोशल बिहेवियर क्या है, उसको ये इसके द्वारा क्या कर तर्कपूर्ण तरीके से हम एक तरीके से एक अनुमान लगाते हैं इसमें। Here, rational behavior refers to sensible, predictable और in a thoughtful action। रेशनल का मतलब ये हो गया कि किसी के बिहेवियर को हम क्या करें, संज्ञान में लें, सेंसेबल मतलब समझें, प्रिडिक्ट करें, और क्या करें, एक थॉटफुल एक्शन लें कि वो कैसा है कैसा नहीं। हिंदी में देख लीजिए एक बार। यहाँ तर्क संगत व्यवहार समझदार, अनुमानित या एक विचारशील कार्रवाई को संदर्भित करता है। मतलब कि हमारा कोई एक तरह से सिस्टम है, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम जो इस समय हमारे यहाँ चल रहा है, तो उसका हम रेशनल तरीके से कैसे देखेंगे, उसको कैसे देखेंगे, हम तर्क संगत तरीके से देखेंगे कि वहाँ चल क्या रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है, और मतलब कि जो नेता हमारा गया है वो कैसा है, वो हमारे एजुकेशन पे क्या क्या चीजें खर्चा कर रहा है, जीडीपी में कितना दे रहा है, क्या कर रहा है, मतलब एक तर्कपूर्ण तरीके से उस चीज को हम उसको समझते हैं। ऐसा नहीं कि वो बोल दिया कि हाँ मैंने इतना पैसा खर्चा किया, मैंने इतने स्कूल बनवा दिया तो हम मान गए, तो ये हमारा एजुकेटेड बिहेवियर नहीं है। हमें क्या करना, हम एजुकेटेड है तो हमको वो चीज समझना पड़ेगा, तर्कपूर्ण तरीके से समझना पड़ेगा उस चीज को।
और तर्क संगत विकल्प सिद्धांत दिशा निर्देशों के एक सेट को संदर्भित करता है जो आर्थिक और सामाजिक व्यवहार को समझने में मदद करता है। इसके द्वारा हम अपना आर्थिक और सामाजिक व्यवहार समझते हैं। इस सिद्धांत की उत्पत्ति किसने की थी? एडम स्मिथ ने की थी, 18वीं शताब्दी में हुई थी। रैशनल का मतलब समझ लीजिए, बस इतना समझिए कि तर्कपूर्ण तरीके से, यही रैशनल थ्योरी कहती है। कोई भी चीज हम तर्कपूर्ण तरीके से सीखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको नेट की तैयारी करनी है, तो आप उस चीज को तर्कपूर्ण तरीके से समझे होंगे कि हमको उसकी तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ने होंगे, हमें कितना कोचिंग करना होगा, हमें ये वाली नहीं वे वाली कोचिंग करनी है, नहीं हमको 2 घंटा नहीं हमको 4 घंटा पढ़ने पड़े, हमें PYQs लगाने पड़ेंगे, अपने अपने साथ तर्क किए होंगे, है ना, कितने साल के PYQ लगाने हैं। तो हर चीज आप एक समरी निकाल के तब आपने सोचा हो कि हाँ मुझे नेट की तैयारी करनी है, या मैं मेरा नेट निकल जाएगा, ये चीजें मैं करूंगी, तो उस चीज का तर्क वितर्क करना, वो हो जाएगा रेशनल। इसको आप एजुकेशन पे भी लागू कर सकते हैं और इसको आप पॉलिटिक्स पे भी लागू कर सकते हैं, कहीं को भी लागू करके समझ सकते हैं इसको। एग्जामिन द incentive and constraint that influence individual decision making and seeks to understand how these decisions help shape political outcome। ये उन प्रोत्साहनों और बाधाओं की जांच करता है जो व्यक्तिगत निर्णय लेने को प्रभावित करती है, और यह समझने की कोशिश करता है कि कैसे यह निर्णय राजनीतिक परिणाम को आकार देगा। इसके द्वारा क्या होता है कि ये सोचने समझने का हमारे अंदर तर्क हो जाता है और हम अच्छा निर्णय लेने में सहायता होते हैं, ठीक है, सहायक होते हैं। ये हो जाएगा रैशनल थ्योरी। एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में एजुकेशन क्या रोल है? एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट refers to the use of education as a means of promoting political awareness। एजुकेशन के द्वारा ये होता है कि हम पॉलिटिकल अवेयरनेस को फैला सकते हैं, मतलब राजनीतिक अवेयरनेस जो हो गई कि मतलब किसको नेता चुनना है, कैसा करना है, हमारा नेता अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके द्वारा, इसके एजुकेशन के थ्रू हम अपने समाज को अवेयर कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, मतलब कि इंगेज कर सकते हैं एंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि हमको करना क्या है। तो छोटा छोटा टर्मिनल बचा है क्या? चलिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, चलिए मैं उसको ना कल की क्लास में बता दूंगी, सुबह वाली क्लास में, क्योंकि टाइम हो गया है, तो आप लोग के फर्स्ट पेपर की भी क्लास शुरू होने वाली होगी 7 बजे, है ना, 7 बजे शुरू होती है, 7 बजे क्लास है ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, देखिए हम ले आए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए फिर आप जा सकते हैं, लेकिन अभी आप में कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है फर्स्ट क्लास का, अभी आया नहीं है, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, तो आप लोग के पास टाइम है, थोड़ा 2 मिनट टाइम देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। 7 बजे क्लास होती है ना, पता नहीं, देखिए प्रियंका मैम की हो सकता है क्लास हो ना 7 बजे, अभी लेकिन नोटिफिकेशन आया नहीं, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, अपने पास टाइम है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर ली। सब लोग बताइए। केवल दिनेश का सही है इसमें, इसमें होगा लिबरल प्रॉस्पेक्टिव। ध्यान से देखिए आप लोग कि इसमें किसकी बात की, इस पे किस पे ध्यान दें, इम्फेसाइज किस पे हुआ रहा है। सोशल इक्वालिटी और प्रोग्रेसिव चेंज के बारे में बात की जा रही है कि हर आदमी का
कौन सा दृष्टिकोण? सामाजिक और समानता। हाँ, हर आदमी क्या है, सबके अंदर समानता है और उसके अंदर प्रगतिशील परिवर्तन की बात देनी है कि राजनीति और शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सामाजिक समानता और प्रगतिशील परिवर्तन की बात, मतलब समाज में जितने लोग हैं वो क्या है, वो इक्वल हैं और उनको अपना अपना हक लेने का अधिकार है, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इसमें हम पहले ही बताएं कि जो लिबरल होता है वो व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण देता है, व्यक्ति विशेष पे ध्यान देता है। तो इसमें क्या होगा, उदार परिप्रेक्ष्य होगा, तो इसमें सी होगा। सामाजिक समानता और प्रगतिशील परिवर्तन को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका है, इसमें इस पे जोर देता है कि समाज पे जोर दे रहा है, प्रति इंडिविजुअल जो है उस पे। समाज का मतलब क्या है, सामाजिक समानता यहाँ पे थोड़ा सा टफ वर्ड दे दिया है, इसमें इंडिविजुअल ना करके सामाजिक समानता। तो आपको समझना पड़ेगा कि समाज किससे बना है, समाज हम सबसे बना है, हमारे ऊपर ध्यान देने की बात की जा रही है। तो जब इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान देने की बात की जाएगी, अभी मैंने बताया, तब क्या हो जाएगा, वहां पे लिबरल अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, लिबरल प्रोस्पेक्टिव। ओके, कि सब लोग क्या है, सब लोग इक्वल हैं। और कंजर्वेटिव का क्या मतलब कि कोई भी पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाते जाना है, तब आपका कंजर्वेटिव हो जाए। क्रिटिकल क्या हुआ, जब दो चीजों की तुलना करके और अच्छा सोचेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, और बिहेवियरिस्टिक तो अलग चीज हो गई। इसमें मतलब इसमें पॉलिटिक्स की इसमें बिहेवियर देखा जाता है, तो ये इसमें से अलग हो गया तीनों में से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? तो कल की क्लास में हम लोग देखते हैं। रिव्यू वाला क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, अभी तो क्लास शुरू नहीं हुई है। क्लास शुरू हो गई है, अभी नहीं हुई है। बस इतना ही ध्यान दीजिए, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शिक्षा के सीमित सरकारी हस्तक्षेप का मॉडल है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किसमें होती है, लिबरल में होती है। तो कौन सा सही होगा, लिबरल होगा। ठीक है, इंडिविजुअल की बात हो रही है। गुड। नहीं नहीं, कंजर्वेटिव नहीं होगा, वो नहीं, लिबरल होगा। आप एक वर्ड इसमें देखिए, लिखा है कि इंडिविजुअल। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की, यहाँ पे क्या लिबर्टी भी लिखा हुआ, कि इसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर से बताती हूँ मैं, राजनीति और शिक्षा पर कौन सा परिपेक्ष, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कितनी बार अभी मैं फिर बोली हूँ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती है, किसमें होती है, लिबरल में होती है। क्यों सब लोग उदार रूढ़िवादी बोल रहे हो भाई, लिबरल होगा ना। रूढ़वादी का मतलब जो पहले से चला आ रहा है उसकी बात होगी, इसमें कोई स्वतंत्र नहीं है। मतलब इसमें जो कोई भी शिक्षा की कोई पॉलिसी है, इसमें आपको पालन करना ही करना है। इसमें आप स्वतंत्र नहीं है कि आप अपने हिसाब से कोई भी चीज चुन सकते हैं। आया समझ में? वो होगा रूढ़वादी, मतलब कि जो पहले से पॉलिसी आ रही है आपको उसको मानना ही मानना है, आप उसमें स्वतंत्र तरीके से नहीं चुन सकते। और जब स्वतंत्र तरीके से कोई चीज चुन सकते हैं तो उसका होगा, उसको आप चुन सकते हैं, उसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो उसका हो जाएगा उदारवादी, मतलब लिबरल, इंग्लिश में। ठीक है, आया समझ में? ओके, ठीक है, फिर आज की क्लास इन करते हैं। बस केवल 2 पॉइंट आपका बच गया, वो कल की क्लास में देख लेते हैं। कल 10 बजे आपकी क्लास होगी। ओके, बाय सबको, गुड नाइट।